नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। नवनीत नमस्कार। और शुरुआत यहां से सोने पर ही करना चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में जिस तरह की तेज़ी यहां पर देखने को मिली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। बाजार ऑफकोर्स यहां पर यूएस इन्फ्लेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की बढ़त आई है, और वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे जहां पर $2200 प्रति आउंस के ऊपर अब यहां पर सोना कारोबार कर रहा है। नवनीत, यहां से क्या करने की राय देंगे? मैसेज थोड़ा सरप्राइजिंग मूव है बिकॉज सुबह से सुस्ती का कारोबार था और अचानक से लास्ट कुछ मिनटों में एक बड़ा मुझे लगता है रैली या ब्रेकआउट टाइप है। न्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट ना कि डॉलर इंडेक्स में कोई मूवमेंट है, ना ही कोई डेटा फ्रंट पे ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है जिसकी वजह से ये मूवमेंट आया हो। तो प्रीटी मच इन एंटिसिपेशन ऑफ इन्फ्लेशन ये मूवमेंट मुझे लग रहा है कि मार्केट में प्राइसिंग हो रहा है। क्लियरली 2190 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जो कि प्राइसेस को $2240 तक ले जा सकता है। तो यहाँ से भी करीब करीब 25 से $30 की तेजी और देखने मिल सकती है। इवेंचुअली हम प्राइसेस को 67,500 67,800 तक आते हुए देख सकते हैं अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशन। ऑलराइट, जैसे आपने कहा कि बहुत सडन और बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर सोने में है। नवनीत, यूएस इन्फ्लेशन डेटा है, ऑफ कोर्स ये ट्रंकेटेड मार्केट है, फ्राइडे बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी यहाँ पर एक हॉलीडे है। आपको लगता है इस लॉन्ग वीकेंड से पहले यहाँ पर ज़ोरदार खरीदारी है? वेल डेफिनेटली खरीदारी जोरदार है और उसके साथ या साथ करंट कॉन्ट्रैक्ट का रोल ओवर भी है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत मेजर प्रीमियम पे इंटरनेशनल मार्केट में रोल ओवर हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा रुझान नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंटेड है मार्केट बट ओवरऑल जो है ये बाइंग क्वार्टरली एंड के बाइंग भी आप गिन सकते हैं जिसकी वजह से प्राइसिंग में थोड़ा सा ये हो रहा है एंड लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास क्वार्टर का क्लोजिंग होगा, जिसके चलते सारे पैरामीटर ये इंडिकेट है जो इक्विटी में आज सुबह से चल रहा था सिमिलर मूव गोल्ड में भी रेप्लिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। सोने का ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में? क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह की स्पॉट गोल्ड के प्राइसेस थे वहां से अब हम ऊपर आते हुए नजर आए हैं। $2213 के आसपास, $2220 का हाई हमने बनता हुआ यहाँ पर देखा था, राइट नवनीत? जी डेफिनेटली। और इंडियन मार्केट्स में 66,943 का हाई है। जी हाँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो अगर हम जून वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो कि करंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो अगर मेरे हिसाब से जो $20-30 की इम्पेंडिंग रैली आएगी तो वो डेफिनेटली एक नए क्वार्टरली क्लोजिंग को गोल्ड लाइफ टाइम हाई के आसपास ले जाएगी। ओह एब्सोल्युटली। 66,926 गोल्ड प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर चल रहे हैं 10 ग्राम के हिसाब से, जो कि ऑल टाइम हाईज के अब बहुत करीब है। और जैसा कि आप देख सकते हैं वो 12 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है जहां पर ऑलमोस्ट 15% की तेजी है। पिछले साल इसी टाइम पे 56,000 के रेट थे सोने के लिए और अब 66,900 के रेट्स हैं, यानी कि 10 से 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी सोना यहाँ पर दिखा चुका है। और ऑल टाइम हाईज आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सोने पे ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी, लेकिन इसी के साथ साथ एक और कमोडिटी है जहां पर जोरदार बढ़त है और वो है रबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें आज हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रही हैं। लेकिन अब भी अगर इस महीने की बात की जाए, इस क्वार्टर की बात की जाए, तो दाम 1.5 साल के हाई से बहुत दूर नहीं है। कहां तक जा सकती है ये तेजी, किस तरह का बाजार रह सकता है, बात करने के लिए हमारे साथ पोलमैन इंडिया के डायरेक्टर विष्णु भीमराज का हैं। मिस्टर भीमराज का बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और जिस तरह से रबर मार्केट्स में हमने फर्स्ट क्वार्टर जाता हुआ देखा है 2024 का, काफी ऑन द बुलिश साइड है। अभी अभी आप यहाँ पर रबर एक्सपो भी करके चले हैं, तो क्या फीडबैक है, कैसे देखती है रबर इंडस्ट्रीज प्राइस मूव को? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रबर एक्सपो के बारे में तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 11वां एडिशन था और ये एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो हुआ है जी। जिसके अंदर नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर करीब करीब सभी रबर के आइटम्स का उसके अंदर पार्टिसिपेशन रहा है। एंड जहां तक रबर के प्राइसेस की बात है, ये आप जो कह रहे हैं ये नेचुरल रबर के प्राइसेस की बातें हैं। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोवर्स ऑफ द नेचुरल रबर, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो नेचुरल रबर के प्राइसेस हैं कंपेयर टू बाकी देश जो नेचुरल रबर प्लांटेशंस हैं जो ग्रो करते हैं हमेशा से हाई रहे हैं। और अब इन दिनों में वापस से उसमें उछाल आया है। इसका इम्पैक्ट रबर कंपोनेंट्स पे और टायर के कॉस्ट में भी काफी पड़ेगा क्योंकि नेचुरल रबर का मेजर यूज टायर में होता है और ये कमर्शियल व्हीकल्स में होता है।
जी तो जो विष्णु, अगर हम competition एज ऑफ नाउ अगर हम प्राइसेस तो देखें तो ऑफ कोर्स इंडिया यहाँ पर एक डेफिसिट भी देखता है। लैंडेड कॉस्ट रबर की 200 रुपए प्रति किलो के आसपास आ रही है, जो कि प्रीमियम है और डिपेंडिंग ऑन कि इंडिया में किस तरह के प्राइसेस हैं। आपको लगता है भारतीय प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे जिस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल। तो ये हमेशा पैरिटी में रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस होती है, इंडिया में आम तौर पे उससे ज्यादा ही प्राइसेस होती है। तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं, अगर उसमें तेजी आई है तो इंडिया में भी ये प्राइसेस और बढ़ेंगी। एंड रबर इंडस्ट्रीज प्राइस राइज को कैसे देखती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी है लेकिन कंजम्पशन उससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है? रबर इंडस्ट्रीज नेचुरल रबर की प्राइसिंग पॉलिसी से हमेशा परेशान रही हुई है एक्चुअली में। और अनफॉर्चुनेटली रबर को एग्रीकल्चरल क्रॉप दिखाया जाता है, जबकि बाकी के रबर ग्रोइंग कंट्रीज में उसको एग्रीकल्चरल क्रॉप नहीं गिना जाता है। और वहाँ की जो प्राइसिंग्स हैं और यहाँ की प्राइसिंग्स में हमेशा काफी डिफरेंस रहता है। इसके ऊपर एक टैक्स भी लगता है, तो इंपोर्ट इज नॉट इजी। अगर आप रबर इंपोर्ट करते हैं तो आपको करीब करीब 25% इसमें टैक्स, जो कि कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इसका खामियाजा यही रहता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो रबर पार्ट्स हैं, वो रबर पार्ट्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए महंगे होते हैं। और इसका दूसरा खामियाजा ये भी हो सकता है कि रबर पार्ट्स इंपोर्ट होना, फिनिश रबर पार्ट्स इंपोर्ट होना ज्यादा आने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि कंसर्न्स यहाँ पर हैं बाजार में एज ऑफ नाउ, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है या फिर जिस तरह से रबर को एज एन एग्री क्रॉप इंडिया में ट्रीट भी किया जाता है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन फिर आप लोगों की तरफ से है टू द गवर्नमेंट, टू द रेगुलेटर्स? तो यहाँ पे इंडिया में 2-3 संस्थाएं रबर सेक्टर में ज्यादा एक्टिव हैं। एक तो हमारी संस्था जो है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन किया है, लेटर्स लिखे हैं। गवर्नमेंट उसका संज्ञान ले रही है। दूसरा एक एसोसिएशन है एटमा, मुझे पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी नेचुरली गवर्नमेंट को अप्रोच तो डेफिनेटली किया ही होगा। और इंडिया की जो अभी प्रोग्रेस है, और हम ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑल काइंड ऑफ रबर है इंडिया जो है। और अगर इंडिया की प्रोग्रेस और रबर के कंपोनेंट्स करीब करीब सारे सेक्टर्स में यूज होते हैं, जैसे ऑटोमोटिव, रेलवेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यूरेबल, माइनिंग्स, टेक्सटाइल, फार्मा, ये यहाँ पे जितने भी उद्योग है, इंक्लूडिंग रोड कंस्ट्रक्शंस, इवन कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह में सब जगह रबर के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं जो अलग अलग रबर हैं। और अगर टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया का अगर जीडीपी आना है, तो ये रबरों के पार्ट्स के डिमांड्स भी रहेंगे। अब उसमें खाली रिस्क यही रहने वाला है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसिंग अगर पैरिटी में नहीं रहेगी तो रबर कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। लोकल इंडस्ट्रीज जो रबर कंपोनेंट्स बनाती हैं, उनके फिर ग्रोथ में हिंड्रेंस होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्टिंग के हिसाब से विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद द रबर पार्ट्स व्हिच आर इंपोर्टेड। तो यानी कि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं यहाँ पर लेकर। और एक और चीज़ भी है कि जिस तरह के रबर के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आगे जाके पैरिटी कैसे देखने को मिलेगी, उस पर भी एक कंसर्न है। विष्णु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अप्रिशिएट योर टाइम। ब्रेक में जाने से पहले नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑफकोर्स सोने की तो बात हमने की जो लगातार ऊपर है और जिसके ऊपर हमारी डायरेक्ट नज़र बनी भी हुई है, लेकिन बाकी मेटल्स में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? एक रीजनेबल करेक्शन हमने पूरे इंडस्ट्रियल मेटल पैक में आते हुए देखा। स्टार्ट मंथ की जो शुरुआत थी वो काफी आई वुड से फायरवर्क्स के साथ हुई थी, वेयर कॉपर एडेड अबाउट 4% गेन, जिंक में भी 4-5% की बढ़त आई थी, बट थोड़ा सुस्त हो गया कारोबार। चाइना की तरफ से जो आंकड़े हैं वो भी ठीक ठाक आए थे, जो कि एक बेस लेवल प्रोवाइड कर रहे थे, बट डॉलर इंडेक्स में जो पुल बैक आया है 103 से 105 की तरफ गया डॉलर इंडेक्स, उसके चलते ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा एक करेक्शन का माहौल छाया है। आई थिंक एक स्टेबिलिटी पॉइंट पे आ गया है, वेयर जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर तीनों ही लुक्रेटिव बन गए और बाइंग लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो मैं अगला कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, अगर 755 758 के आसपास मिले तो कॉपर बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 770 ऑन द अपसाइड।
जिंक में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है 215 के आसपास, जहां पे आप बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। टारगेट कुड बी 220 222 लेवल्स ऑन द अपसाइड। एंड एल्यूमिनियम जब तक अब 202 का स्तर नहीं तोड़ता है, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि आप 212-15 के प्राइसेस तक एल्यूमिनियम को जाते हुए देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये तीनों मेटल बॉटम बना के एक रीजनेबल रिवर्सल के लिए पॉइज हो रहे हैं। तो बॉटम लेवल्स के आसपास हैं और कॉपर 770 तक यहाँ पर जा सकता है। सोने में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाकी मेटल्स में भी एक सपोर्ट और एक्यूमुलेशन लेवल्स ऑन द डिप्स पे आपको करना चाहिए। नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सभी मेटल्स पे अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सोने के प्राइसेस तो ऑफकोर्स नियर ऑल टाइम हाइज हैं, लेकिन किस तरह से तैयारी हमारे यहाँ पर ज्वेलर्स कर रहे हैं अहेड ऑफ अगला क्वार्टर, जहाँ पर अक्षय तृतीया भी है, जहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर गुड़ी पाड़वा भी है। ये डिटेल्स लेकर आएंगे हम आपके लिए संयम मेहरा के साथ। सोने की जो इम्पोर्टेंस है भारतीय बाजारों में, ये हज़ारों साल पुरानी है। जिस तरह से सोना हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में खरीदते हैं, जिस तरह की रिटेल होल्डिंग यहाँ पर भारतीय बाजारों में है, शायद ही किसी कंट्री में हो। ऑफ कोर्स जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनमें जो सोने की होल्डिंग्स हैं उनमें इंडिया का नंबर काफ़ी नीचे आता है, लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, भारतीय मार्केट्स इन दैट सेंस रिटेल के लिहाज से बहुत ऊपर हैं। हम ऑफ कोर्स विश्व के दूसरे बड़े सबसे कंज्यूमर हैं सोने की जहाँ तक बात आती है, और यहाँ पर भी ज्वेलरी की जो खरीदारी है, करीबन 80 से 85% सोना जो भारतीय बाजारों में खरीदा जाता है वो यहाँ पर ज्वेलरी और ब्राइडल के लिहाज से होता है। आज हम इस बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में हैं, जवेरी बाजार में, मुंबई में, और मेरे साथ यहाँ पर संयम मेहरा जुड़ रहे हैं जो ओनर हैं यूनिक चेन्स के और जो चेयरमैन हैं जीजेसी के भी। संयम, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, और बहुत सुंदर बेहतरीन डिज़ाइन है यहाँ पर। और क्योंकि हम गोल्ड से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से इंडियंस यहाँ पर गोल्ड खरीदते हैं, आप कहेंगे उसका एक बड़ा चंक अभी भी प्योर गोल्ड के लिहाज से है? आज भी इंडिया के अंदर गोल्ड जब ज्वेलरी खरीदते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट के स्वरूप से खरीदते हैं सब लोग। सो मुझे लगता है कि, और हर स्टेट के अंदर एक अलग सोच है बाइंग की, चाहे वो लाइट वेट ज्वेलरी हो। आज अगर वो बिहार या यूपी की ब्राइड हो, चाहे कोई भी जन हो, वो 6 ग्राम्स 8 ग्राम्स के भी सेट पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं। फिर नीचे दिल्ली की तरफ आ जाओ तो वो कुंदन जड़ाऊ लेकिन गोल्ड बेस्ड के अंदर पहनते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चंदन हार, चपली हार पहनते हैं। साउथ के अंदर जो लाइट वेट केरला के सेट्स आते हैं, लाइट वेट मुंबई के सेट्स आते हैं, वो लोग पहनते हैं। जो मुंबई की ज्वेलरी है हैवी वेट के अंदर, वो भी कैलकाटा की बहुत ज़्यादा चलती है। सो जो 3 से 4 त्यौहार एक होते हैं एक शादी के अंदर, चाहे वो संगीत हो, शादी हो, फिर रिसेप्शन हो, ब्राइड अपने गोल्ड के सेट, फिर कुंदन जड़ाऊ के सेट, उसके बाद लाइट वेट सेट, ये तीनों सेट की जो पूरी रेंज है वो लेती है हमारे रिटेलर्स से। तो जितने भी 70 to 80,000 रिटेलर्स इंडिया के अंदर हैं, उसकी जो मार्केटिंग की और जो मैन्युफैक्चरिंग की हब है वो मुंबई मानी जाती है। साउथ के अंदर चेन्नई में एक है, सौकारपेट, केरला में बड़ा बाजार है। तो ये सब जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर्स अपनी ज्वेलरी की बेस बना के रखते हैं, जहाँ से रिटेलर्स बाय करते हैं और बाद में एंड कंज्यूमर्स को देते हैं। संयम, आप मोस्ट पार्ट ऑफ इट एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप बहुत ज़्यादा रिटेल्स हैं जो इंडिया में उनको सप्लाई करते हैं। तो एज ऑफ नाउ कितने रिटेलर्स आपके यहाँ पर क्लाइंट्स हैं? हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं जिनको हम केटर कर रहे हैं। और किसी भी समय आपके यहाँ पर सोना मिल सकता है, रेडी ज्वेलरी। हमारा एक मोटो है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। सो आज कोई भी रिटेलर आना चाहे अपनी शॉप के अंदर, उसके पास माल खत्म हो जाए तो इमीडिएटली यहाँ कोई अचानक से त्यौहार आए, गोल्ड के रेट घट जाए, गोल्ड के रेट घटते हैं तो अचानक से सब कंज्यूमर्स वापस आ जाते हैं शॉप्स के अंदर। साल में 2 बार एक पीक सीजन होता है, दिवाली का होता है, अक्षय तृतीया का होता है, तो उस टाइम पे पीक बाइंग होती है। उस टाइम पे अगर किसी के पास ये माल कम हो जाए, छोटे से छोटे इयरिंग से लेके सेट्स तक, लॉन्ग सेट से लेके कुंदन जड़ाऊ के माल तक, सब कुछ यहाँ पर है, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे। एंड यू नो, जो ये प्योर गोल्ड में जिस तरह की ज्वेलरी आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कितने ग्राम्स का है पहले तो संयम? ये है 123 ग्राम्स का है। और क्या इसकी मार्केट इंडिया बॉम्बे में है? बॉम्बे में। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन मुंबई और सेलिंग इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी मोर सो। तो वहाँ के लोग ज्यादातर ये ज्वेलरी पहनते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अब यहाँ पर निकला है संयम, वो ऑफ कोर्स प्रेशर स्टोन्स का है, कलर्ड स्टोन्स का है, और आपके पास बहुत बेहतरीन यहाँ पर सेट्स हैं। ये इसकी मार्केट कहाँ पर है? देखिए, ये मार्केट आज पहले ये दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके अंदर लोग और ब्राइड्स क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जब ज्वेलरी बाय करें तब वो बाय करना चाहती हैं कि स्टोन्स की हो, कुंदन जड़ा हो अंदर,
कुछ ऐसे तरीके से माल हो जिसके जिसके जो उनकी वेडिंग की जो पूरी पोशाक है उसके साथ सूट हो। सो दिस एंड उसके साथ साथ शोल्डर्स तक इयरिंग्स आने चाहिए। सबकी सोच होती है कि इतना इयरिंग इधर से नहीं, शोल्डर तक दिखना चाहिए। एंड मोस्टली साइज डज मैटर, बड़ा ब्लिंग, बड़ा सेट भी नहीं पहन लेना तो इयरिंग भी चल जाए। सो समथिंग लाइक दिस इज वर्किंग, बट दिस ट्रेंड इज नाउ गोइंग टू केरला आल्सो। यू नो अभी केरला के अंदर भी जो पहले है ना, एक ब्राइड पहनती थी ऊपर से नीचे तक पूरी गोल्ड ही गोल्ड हो जाती थी, बट नाउ शी इज कमिंग विद क्लास, एलिगेंस भी चाहिए। सो मे बी इस सेट के अंदर समटाइम्स जब रिटेलर के पास चाहो वैल्यू फॉर मनी ना हो, बट इन ट्रेंड इज ऑलवेज देयर इज दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी व्हिच इज देयर। और ये कितने ग्राम्स के हैं संयम ये? और ये दिस इज 500 grams, so which is for the आधा किलो। आधा किलो है। so मनी 30-35 lakhs का एक सेट होगा ये। and this one is 200 grams, so which will be about approximately 14 lakhs का एक सेट होगा। so this is also which is in trend, you know। आज भी लोग चाहते हैं कि शादी के टाइम पर एक बार इन्वेस्ट करें तो लेकिन बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पर लेके आए। तो प्योर गोल्ड के ऑफ कोर्स हमने सेट्स देखे, और ये प्रेशियस मेटल्स और कलर्ड स्टोन्स के साथ भी हैं, और रोज गोल्ड ऑफ कोर्स काफी इन है, और ये एक बहुत सुंदर ही डिजाइन है यहाँ पर। और इसमें आपने 3 कलर के गोल्ड यूज करे हैं। Yes, we have here, this is rose gold, which is there in the lowest layer. Then it is the white gold which is coming. उसके बाद ये फ्लावर का जो फ्यूजन का काम है विद द राउंड बॉल्स, जो कटिंग के बॉल्स हैं उसके साथ हमने ये काम किया है। सो ये भी एक अलग सोच है। आज अगर आप बड़ा गाउन पहने और यहाँ स्कर्ट पहने, और वो भी होता है कॉकटेल्स होते हैं सबके, तो कॉकटेल ज्वेलरी है ये। सो ये कॉकटेल के साथ कॉकटेल है, तो हर चीज के अंदर एक सोच आती है हम जब बना रहे हैं। सो जब ये कंज्यूमर आता है एक रिटेल शोरूम में, कोई भी सोच के साथ आए उसे ज्वेलरी मिलनी चाहिए, हर तरीके की ज्वेलरी मिलनी चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टेंपल ज्वेलरी है वो ऑफ कोर्स काफी फेमस है, काफी सारे लोग मानते भी हैं। एंड इसकी किस तरह की डिमांड है? और इसकी ये आप जाएंगे ना तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका, वहाँ की लेडीज दे लाइव टू वेयर अबव द साड़ी, टीका लगाते हैं, दे वेयर दिस लॉन्ग हेयर के साथ, दे लव वेयरिंग द टेंपल। शॉर्ट हेयर होगा तो भी चलेगा। आई मीन टेंपल, आई मीन ये एक सोच है जो चलती है। दिस इज heavyweight, also there is lightweight, you know, with the color of red, घेरू, इसको हम लोग घेरू बोलते हैं। so घेरू के साथ you have Lakshmi Ma is there, you have Radha Krishna is there, there are small stones which are there, of course we as wholesalers we deduct this and give it to the retailers, so the entire thing is there, not only the heavy। आज अगर ब्राइड हो या फैमिली मेंबर्स भी अगर ज्वेलरी पहनना चाहते हो, so there is jewelry of 40 grams to 70 grams, which is very affordable। और इसमें अभी इसमें क्या क्या है? इसमें ये कुंदन के पीसेस हैं, कुंदन स्टोन्स हैं, बीच में सीजेड के स्टोन्स ऑन द राउंड है, इसके अंदर ग्रीन पर्ल्स है, पिंक कलर के हैं। सो देयर इज एंटायर थिंग, हर चीज माइनस करते हैं ऐसे रिटेलर्स आल्सो, एंड व्हाटएवर द हेरिटेज ज्वेलरी जैसी एक लुक है वो शायद यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको। एंड यू नो सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप आउटसाइड मार्केट्स को भी यहाँ पर केटर करते हो, तो किस तरह का एक्सपोर्ट विद इन आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपोर्ट का क्या शेयर है? वी आर एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द ज्वेलरी व्हिच वी आर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। और आज आप किधर भी कोई भी कंट्री में जाए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी इज नॉट पॉसिबल नहीं है कोई भी वर्ल्ड में बनाने के लिए। इटालियन जो मशीन्स आती हैं, टर्की से मशीन्स आती हैं, मलेशिया के अंदर वो बनती है, इंडोनेशिया में बनती है, लेकिन इंडियन हैंडमेड कारीगर वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही है। सो आज मुंबई की ज्वेलरी हो गई, कलकत्ता की हो गई, आज चाहे ये हैंडमेड विद फ्यूजन इन मुंबई मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सो ये सब चीज़ें मुंबई में या इंडिया में ही बन सकती हैं। दैट इज वाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज $38 billion। वी कैन ग्रो टू $80 billion। देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू सिट विद द गवर्नमेंट एंड डू। सो वो सब चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए तो फिर हमारे, लेकिन तैयारी पूरी है आपकी। हाँ टोटली। और ये अब ये ट्रे क्या है? बिकॉज इसमें भी आई नो दिस इज कॉकटेल और दिस इज अगेन थोड़ा सा लाइट ज्वेलरी है ये। सो आज ये चोकर्स हो गए। सो आज भी अगर किसी ने कोई सेट्स पहने हैं या कोई ट्रेंडी कलरफुल साड़ीज भी पहनी हुई है, सो इसमें भी ये 3 कलर विल कम, रोज गोल्ड विल कम, द वाइट गोल्ड विल कम एंड द येलो विल कम। सो ये तीनों रेंजेस अगर साथ में आप पकड़ेंगे, सो एक फ्यूजन से यू नो जैसे आपने कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है उसके साथ कलरफुल ये ज्वेलरी आ जाए, एब्सोल्युटली जा सकती है। ओके। और ये फिर प्योर गोल्ड है, लेकिन ये वो बड़े वाले सेट्स हैं। आई थिंक ये वाले मैंने साउथ इंडिया में या दुबई काइंड्स में उस तरीके के यहाँ पे पहने जाते हैं। यस आज आप देखेंगे ना, आज भी आज साउथ इंडियन जो
जो ब्राइड है शी लव्स वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूज ज्वेलरी। और ये किसका क्या वेट है? 150 ग्राम्स इसका वेट है। 150 ग्राम, सो यू विल 8 to 10 लाख रुपीस के अंदर एक सेट होगा विद इयरिंग्स। सो आज ये पहनते हैं, आज आप कोई भी कंट्री में भी जाएंगे ना, जब बहुत टाइम बोलते हैं कि सब कंट्रीज में जाते हैं तब बोलते हैं अरे यहाँ की ज्वेलरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब देखेंगे आप मेजरली आप जाएंगे दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, ओमान में, आप सबके शोरूम के अंदर देखेंगे कलकत्ता ज्वेलरी ऑन द फेस। सबके सब मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग टू दैट कंट्री, और यहाँ से जाके ब्राइड फिर यही ज्वेलरी प्रेफर करती है। ऑल्सो साउथ इंडियंस लव वेयरिंग दिस। सो जितने भी कैरोलाइट्स हैव बीन शिफ्टेड टू द अदर कंट्रीज इन द गल्फ, दे लव, वो अभी भी यही चाहते हैं। अभी यही चाहते हैं। और आप कैसे देखते हैं अभी भी? ऑफकोर्स जैसे आपने बताया कॉकटेल ज्वेलरी भी है, बहुत सारे फ्यूजन्स भी हैं, कलर्ड स्टोन्स भी हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड का जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल कितना है? प्योर गोल्ड जैसे ये वाली ज्वेलरी है, सी आज भी गोल्ड का मार्केट शेयर पूरे 75 to 80% है ना? आज भी डायमंड्स आप देखने जाएंगे, सो इट इज पीपल लव वेयरिंग इट, बट द वैल्यू फॉर मनी आज अगर 11 बजे रात को किसी को पैसा चाहिए तो 11:30 बजे उसको मिल जाएगा। गोल्ड की बाज रखी है तो वो पहन नहीं सकते, ये पहन भी सकते हैं और साथ में उसके बाद बेच भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सो मेजर चीज़ ये है कि सोना लेना है, और अगर 60% अभी भी मार्केट शेयर सोने का है तो मेजर चीज़ अब यहाँ पर डिज़ाइन आती है। डिजाइन आती है, डिजाइन कि जो मैंने पहना है वो आपने नहीं पहना होना चाहिए। सो आज भी आई थिंक सबसे ज़्यादा माल की वैल्यूएशन के अंदर हम लोग उसके अंदर मेकिंग एंड लेबर चार्जेस लोवेस्ट गोल्ड के अंदर है, वैल्यू फॉर मनी गोल्ड के अंदर है, और मैक्सिमम डिजाइन्स भी गोल्ड के अंदर ही आपको मिलेंगे। और क्योंकि आपकी कंपनी का नाम यूनिक चेन्स है तो आई एम अज्यूमिंग शुरुआत आपने चेन्स के साथ की थी? यस हम लोग अभी 1980 वीवर आप बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी, हमने कभी किसी से ऐसी बात नहीं की, लेकिन 400 ईयर्स से वी आर ज्वेलर्स। हमारी फैमिली तो आप कौन सी जनरेशन हो? सो वी आर अबाउट 9th or 10th जनरेशन, एंड हमारी फैमिली ट्री इज देयर विद अस। वी वर फ्रॉम अमृतसर, वी शिफ्टेड इन 1980 टू मुंबई। 1986 वी from our grandfather's name, we father made the name आप of Unique कब से Chains. कर रहे हो? I started in 2000. ओके, 24 साल तो आपको भी हो गए। 24 years हो गए। आई एम 38, बट यू नो इस गोल्ड हम लोग इतना पढ़ाई नहीं करते। हम 15 years में आई स्टार्टेड माई जॉइंट यूनिक चेन्स। तो ये आपकी शुरुआत है, यूनिक चेन्स आपकी शुरुआत है? नो माई फादर, Okay. 1986 he started, so in 2000 I came in, so about 14 years he was there, he's still there, but You've taken over. you know my brother is also there, he will अच्छा। also come. ओके, चेन्स की जहाँ तक बात है, मिनिमम क्या होता है वेट और मैक्सिमम क्या होता है? चेन स्टार्ट फ्रॉम 2 grams. आप 2 ग्राम के अंदर भी चेन्स दे सकते, हमारे पास मिलेगी, और 2 ग्राम से ये कितने ग्राम्स की दिस है? इज 6 grams, दिस इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, ये पूरी हॉलो है, एंड ये आप देखेंगे तो और ये दिस इज 2 सबसे- grams, ये सब 2 grams में। सो चेन्स आपको देखेंगे 2 grams से लेके, और हैवी में आप 400 grams तक भी जा सकते हैं। आधा किलो तक भी चेन्स आधा लोग किलो पहनते हैं। इफ यू गो टू पुणे मार्केट आप जाएंगे ना, पुणे और विदर्भ में पीपल लव वेयरिंग दोज चेन्स। वो गुलाम पिक्चर में जब से आमिर खान ने चेन पहनी है ना, उसके बाद सब वो बड़ी बड़ी चेन्स के शौकीन हो गए हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट ट्रेंड्स अब यहाँ पर क्या है? क्या आपको अभी लगता है ये- कि अब यहाँ से करने की जरूरत है? ये क्यूबन चेन्स हैं। ये पहले सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में मेक्सिको में देखी है मैंने ये। सो अभी इंडियंस भी इसको, हम 20 years आगे की ज्वेलरी नहीं बना रहे हैं, हम जो आज जो ट्रेंड में है वही चीज हमें बनानी है। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे। यही नहीं, इफ यू गो टू सी नो दिस मैजिक बॉल्स, आज मैन्युफैक्चरिंग बेस है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर सिटी में है इंडिया के अंदर। सो आज राजकोट के अंदर ये मैन्युफैक्चर होता है। सो इफ यू गो टू राजकोट के अंदर ये बॉल्स मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी एक चेन बनती है। सो सही में आप कहाँ से मैन्युफैक्चर कराते हैं? बॉम्बे तो है ही। बॉम्बे है, राजकोट से करा रहे हैं, कलकत्ता से करा रहे हैं, त्रिचुर केरला में है, और कोयम्बटूर। ओके, सो ये सब सिटीज और सबकी अपनी अपनी एक अपनी स्पेसिफिक खासियत है। और हमारे ऑफिसेज मेजरली सब जगह पर है, ताकि उनके कारीगर को हम, उन कारीगर बेस को भी हम सपोर्ट कर सकें, और उनकी ज्वेलरी भी। मुंबई इज द होलसेलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यस, सो होलसेलिंग अगर यहाँ से हो रही है, इसका मतलब आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया के अंदर, होलसेल मुंबई से ही होगी। सो एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप पीछे मुड़कर इसे, और अब अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, गोल्ड रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। जब भी गोल्ड रेट्स बढ़ते हैं ना, तभी ग्राहकी थोड़ी कम हो जाती है, और मार्च के अंदर सबको अपनी बुक्स क्लोज करनी है। एमएसएमई का नया लॉ आ गया है, सो सबको 10 दिन में तो अपनी सब बुक्स को, पेमेंट्स को क्लियर करना है, सब करना है। तो 15 दिन ग्राहकी कम रहेगी, 15 दिन ग्राहकी कम रहती है, लेकिन 2 अप्रैल से चालू हो जाएगी ग्राहकी,
और ये चलेगी मई एंड तक। जून जुलाई इज नॉट दैट मच गुड, बट आई एक्सपेक्ट कि हर साल जैसे इस साल 780 टन्स का भी टारगेट अगर होगा, नेक्स्ट ईयर मुझे एक्सपेक्टेशन इस साल से बेटर है। Okay. गोल्ड रेट्स बढ़ भी गए तो भी 5% का इंक्रीज Okay. फिर भी होना चाहिए। चलिए, ऑन दैट वेरी स्ट्रॉन्ग नोट एंड थैंक यू सो मच संयम, हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन काम जो आप यहाँ पर करते हैं वो दिखाने के लिए भी शुक्रिया।